बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी में आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 है। आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की एबनॉर्मेलिटीज़। सो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ ड्यूडेनम इज ड्यूडेनल एट्रेजिया। जिस तरह एसोफेजियल एट्रेजिया था उसमें एसोफेगस कंप्लीट नहीं बनते, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो इस तरह ये है। ड्यूडेनल एट्रेजिया में क्या होते हैं? कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ड्यूडेनम। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ठीक है। ड्यूडेनम हमारे पास किस शेप में है? सी शेप में। ठीक है। और अगर ये इस तरह हो तो अब ये कंप्लीट बना है, इसकी कनाल ठीक है, नहीं तो इस कंडीशन को कहते हैं ड्यूडेनल एट्रेजिया। तो अब इसमें फूड पास हो सकती है। मसले क्या क्या होगी? इसके ऊपर क्या है? स्टमक। यहाँ पे जो वाल है उस वाल का नाम क्या है? स्पेंक्टर है यहाँ पे, तो पाइलोरिक स्पेंक्टर है। अब इसमें हमारे पास जो ये ज्यादातर हाईली एसोसिएटेड विद जिन बच्चों में ड्यूडेनल एट्रेजिया होती है तो वो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं, और ये कंजेनिटल कार्डियल डिफेक्ट, इसके साथ साथ हमारे पास माल रोटेशन ऑफ द मिड गट ड्यूरिंग गेस्टेशन। प्रेगनेंसी में माल रोटेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की रोटेशन होती है। अगर उसकी माल रोटेशन हो जाए तो इसके साथ साथ ये ड्यूडेनल एट्रेजिया एसोसिएटेड होती है। अब इसमें हमारे पास क्लिनिकल फीचर क्या होगी? क्लिनिकल फीचर ये फूड पास नहीं हो सकते, तो इसमें वॉमिटिंग होगी। सोन आफ्टर फीडिंग क्या होगी? वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग क्या होगी? बिलियस या नॉन बिलियस? इसके लिए पहले तो हम क्या लिख रहे हैं? इसमें क्या होती है? बिलियस वॉमिटिंग। ठीक है। इसके लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो एक्सरेज, और एक्सरेज पे ही नजर आएगी डबल बबल साइन। डबल बबल साइन देके एक्सरेज पे ईयर हमारे पास ब्लैक नजर आती है, तो जो एक्सरे यहाँ पे हम ईयर भी स्वालो करते हैं और फूड भी। तो जब ईयर यहाँ पे एसोफेगस में आएगी तो स्टमक में आएगी, और स्टमक से पास होगी कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ईयर क्या बबल बनाएगी? नीचे तो ये नहीं जा सकती। तो जब हम एक्सरे पे देखें तो एक बबल यहाँ ड्यूडेनम में होगी और स्टमक में भी होगी, तो इसकी वजह से हमें डबल बबल साइन नजर आएगी। और इसकी गूगल पे आप पिक्चर देखें तो फिर आपको समझ आ जाएगी। इसमें बिलियस वॉमिटिंग होगी और मे लीड टू proximal dilatation of the duodenum, और स्टमक। देखो
अगर हमारे पास ये ड्यूडेनम ऑब्स्ट्रक्ट है, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी इसमें है, तो यहाँ पे जो पुट आएगी और इसके साथ साथ हम तो ईयर भी स्वालो करते हैं, तो ये ईयर जो हम स्वालो करते हैं तो एसाफेगस के थ्रू ये स्टमक में आएगी और इसके बाद ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट है तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम डायलेट होगी, और इसके साथ साथ जब यहाँ पे ईयर ज़्यादा होगी यहाँ पे, तो जब फीडिंग ये करते हैं या फूड आएगी, ईयर आएगी, तो इसकी वजह से स्टमक डायलेट हो सकती है, तो इसकी वजह से डायलेशन ऑफ द ड्यूडेनम एंड डायलेशन ऑफ द स्टमक होगी और ये हमें एक्सरे पे नज़र आएगी। तो अब इसमें इसकी पिक्चर, इसके लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए प्लेन एक्सरेस करते हैं और प्लेन एक्सरेस पे ये साफ नज़र आएगी, प्लेन एक्सरेस, डबल बबल साइन, डबल बबल साइन, इसकी अगर ग्रुप में पिक्चर भेज दे तो फिर आसानी से। डबल बबल साइन का मतलब है ये ब्लैक जो बबल है ये ड्यूडेनम में होगी और इसके साथ साथ स्टमक में भी होगी। डबल बबल साइन ड्यूडेनल एट्रीजिया में होगी या ड्यूडेनल स्टेनोसिस में होगी, ठीक है। और इसमें हमारे पास यहाँ पे स्टेनोसिस और ड्यूडेनल एट्रीजिया में सिर्फ फर्क ये है कि स्टेनोसिस में ये हमारे पास ड्यूडेनम है, ठीक है, और अब इसकी स्टेनोसिस हो गई है, तो इस ये यहाँ पे प्रॉक्सिमल पार्ट में सिर्फ गैस है, डिस्टल पार्ट में गैस है ड्यूडेनम, यहाँ पे तो देखे गैस जो है यहाँ पे है, ईयर जो हम स्वालो करते हैं तो यहाँ तक आएगी फिर नीचे नहीं आ सकती, तो डिस्टल पार्ट में गैस नहीं होगी एक्सरेस पे। और इस कंडीशन में स्टेनोसिस है, तो स्टेनोसिस में यहाँ पे तो ईयर बबल होगी लेकिन कुछ ना कुछ ईयर यहाँ पे भी होगी, तो इसमें लिखे डबल बबल साइन और इसके साथ साथ ये नजर आएगी डायलेटेड प्रॉक्सिमल डायलेशन ऑफ ड्यूडेनम एंड स्टमक। ये डायलेशन तो हमारे पास जहाँ ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो उससे प्रॉक्सिमल होगी डायलेशन, ये है डबल बबल साइन, हाँ ग्रुप में भेज दे, ये डबल बबल साइन है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉक्सिमल डायलेटेशन ऑफ द ड्यूडेनम और इसके साथ साथ स्टमक, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन ये ज़्यादातर तो सेकंड पार्ट मोस्टली कहाँ पे ये होते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, मोस्टली सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। और कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे ओपन होते हैं, ये हमारे पास ड्यूडेनम है, तो सेकंड पार्ट में कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट सेकंड पार्ट में ओपन होते हैं। तो अब अगर ये ड्यूडेनल एट्रीजिया इसके डिस्टल साइड पे है तो ये बाइल ऊपर आएगी, जब तो वॉमिटिंग के साथ तो बिलियस वॉमिटिंग होगी। अगर ये इसके प्रॉक्सिमल साइड पे है ये, तो प्रॉक्सिमल साइड पे अगर एट्रीजिया है या ये जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉक्सिमल साइड पे है तो फिर वॉमिटिंग के साथ बाइल होगी नहीं, तो इसमें बिलियस वॉमिटिंग होगी। If obstruction is distal to ampulla aperta, अगर ये बिलियस वॉमिटिंग होगी जब ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टल टू द एम्पुला ऑपरेटर हो और प्रॉक्सिमल हो तो फिर इफ ऑब्स्ट्रक्शन is proximal to ampulla aperta, ampulla aperta इसके बाद पढ़ते हैं कि ampulla aperta, then
नॉन बिलियस वोमिटिंग। सिंपल है। इसके लिए हम एक्सरेस करेंगे, एक्सरेस पे डबल बबल साइन नज़र आएगी। ये ईयर पहले तो ड्यूडिनम में ज़्यादा होगी और ड्यूडिनम में बबल नज़र आएगी, इसके साथ साथ बाद ये स्टमक में, तो स्टमक में भी ईयर नज़र आएगी और ईयर हमारे पास एक्सरेस पे ब्लैक नज़र आती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या किस तरह करेंगे। पहले यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो नथिंग पर ओरल, ओरली कुछ नहीं देंगे, नील पर ओरल, नील फॉर ओरल, NPO। इसके साथ साथ दूसरा हम क्या करेंगे, NG पास करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास स्टमक है, फिर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे क्या है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ पे फूड जमा होगी, एयर जमा होगी, जो फूड यहाँ पे जो कंटेंट जमा है तो वो बाहर हम रिमूव करेंगे, उसकी जो स्टमक की डिस्टेंशन है तो वो डिकम्प्रेशन करेंगे। तो क्या NG ट्यूब पास करेंगे या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक। NG ट्यूब हम पास कर सकते हैं या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब भी पास कर सकते हैं। अगर ये ट्यूब हम नोज के थ्रू पास करें तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और माउथ के थ्रू तो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, और दोनों के जरिए हम ये सक्शन पंप से कनेक्ट कर देते हैं और सक्शन पंप के थ्रू ये स्टमक की जो कंटेंट है वो बाहर रिमूव कर देंगे। तो इसकी वजह से डिकम्प्रेशन ऑफ द स्टमक करेंगे। अच्छा, और एब्जॉर्प्शन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, तो इसके लिए तो एनर्जी भी चाहिए इन बच्चों के लिए, तो इसके लिए IV फ्लूइड देंगे। IV फ्लूइड हमारे पास जो ड्रिप हम लगाते हैं IV फ्लूइड, एक नॉर्मल सलाइन है और दूसरा रिंगर लैक्टेट। तो रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल, अगर वोमिटिंग की वजह से फ्लूइड कम है तो फिर नॉर्मल सलाइन, और डायरिया बर्न कंडीशन तो इसमें हम रिंगर लैक्टेट देंगे। रिंगर लैक्टेट में सोडियम सिर्फ, नॉर्मल सलाइन में सिर्फ NaCl होता है और रिंगर लैक्टेट में सोडियम के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, बाकी इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। तो इसके लिए, और जो हम एनर्जी के लिए लगाते हैं तो डेक्स्ट्रोज, तो यहाँ पे हम डेक्स्ट्रोज IV फ्लूइड देंगे और इसके साथ साथ 5% या 10% डेक्स्ट्रोज ड्रिप लगा सकते हैं। अब इसके लिए सर्जरी हम क्या करेंगे। अच्छा, इसकी सर्जरी ड्यूडेनोस्टोमी, अब देखो ये हमारे पास इस तरह ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है, ये सी शेप ड्यूडिनम है। तो ये ड्यूडिनम प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम डिस्टल ड्यूडिनम्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे और इसका नाम है ड्यूडिनोस्टोमी। स्टोमी का मतलब है जो ओपनिंग हम कर देते हैं। तो इस सर्जरी का नाम क्या है, कनेक्ट प्रॉक्सिमल ऑफ द ड्यूडिनम टू डिस्टल ऑफ ड्यूडिनम। ठीक है, अगर ये पॉसिबल न है तो फिर हम प्रॉक्सिमल ऑफ द ड्यूडिनम कनेक्ट करते हैं किस चीज़ के साथ, ज्यूजिनम के साथ। तो ड्यूडिनोस्टोमी फिर हम करेंगे, ड्यूडिनोस्टोमी कनेक्ट with jejunum। सिंपल है।
तो अगर इसमें मसला है ड्यूडेनम के साथ ये कनेक्ट नहीं कर सकते तो फिर ड्यूडेनम के साथ ये अटैच करेंगे। अच्छा, लेकिन ड्यूडेनम को हम रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ पे तो पेंक्रियाटिक एंजाइम और बाइल की सिक्रीशन होती है। किस नहीं, तो इसके लिए तो एनर्जी ब्लड से आते हैं, ब्लड के थ्रू तो ड्यूडेनम तक एनर्जी तो ब्लड में क्या होते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो मिलेगी, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगी तो फिर ये सरवाइव कर सकते हैं। बाइल तो बाइल हम नहीं, वो तो इस तरह बाइल और पेंक्रियाटिक एंजाइम में हमारे पास अल्कलाइन एनवायरनमेंट सिर्फ देती है। अच्छा, अब देखो इसके बाद हमारे पास है एनुलर पेंक्रियास। एनुलर पेंक्रियास यहाँ पे ये हमारे पास ड्यूडेनम है, ठीक है, और ड्यूडेनम के साथ लेफ्ट साइड पे पेंक्रियास है। तो कभी कभार ये पेंक्रियाटिक टिश्यू एबनॉर्मली बनते हैं और ड्यूडेनम को कंप्रेस कर देते हैं और इस कंडीशन को कहते हैं एनुलर पेंक्रियास। तो इसमें लिखे अ रिंग ऑफ पेंक्रियाटिक टिश्यू around second part of duodenum, ठीक है। अगर ये पेंक्रियाटिक टिश्यू, ये हेड ऑफ पेंक्रियास है और ये पेंक्रियाटिक टिश्यू नॉर्मली इस तरह बन जाए कि ये ड्यूडेनम के इर्द गिर्द हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं एनुलर पेंक्रियास। और ये कंप्रेस कर सकता है, मैं कंप्रेस सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में कंप्रेस सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। ये पेंक्रियाटिक टिश्यू ड्यूडेनम के सेकंड के पार्ट के इर्द गिर्द अगर रिंग बनाए तो इस कंडीशन को कहते हैं एनुलर पेंक्रियास। और ये कंप्रेस कर सकता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अगर ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को कंप्रेस करें तो एक्सरेस पे, प्लेन एक्सरेस पे क्या नजर आएगी? हाँ, प्लेन एक्सरेस पे डबल बबल साइन। तो डबल बबल साइन इस कंडीशन में भी होगी, डबल बबल साइन। अगर ये कंप्रेस है तो ईयर यहां तक आएगी, फिर स्टमक में भी, तो यहाँ पे एक बबल नजर आएगी, यहाँ पे ईयर की अकुमुलेशन हो गया और फिर स्टमक में भी, तो दोनों में ईयर बबल होगी, तो इस कंडीशन को कहते हैं डबल बबल साइन। और इसके लिए जो हमारे पास ये एक्सरेस पे नजर आएगी, इसके लिए अगर हम एमआरआई, सीटी स्कैन या एमआरआई पे देख ले तो पेंक्रियाटिक टिश्यू नजर आएगी अराउंड द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सर्जरी, ये पेंक्रियाटिक टिश्यू को रिमूव कर देंगे या छोड़ देंगे? अच्छा, अगर हम ये रिमूव करते हैं तो इसके साथ ये बाइल डक्ट भी रिमूव हो जाएगी, तो फिर डाइजेशन होगी। पेंक्रियाटिक एंजाइम तो डाइजेशन कराता है, तो फिर डाइजेशन नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए भी ड्यूडेनोस्टोमी या ड्यूडेनोजुजेनोस्टोमी, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम डिस्टल ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर देते हैं या ड्यूडेनम को जुजेनम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो पहले था ना
ड्यूडिनल एट्रीजिया में ड्यूडिनोस्टोमी कर देते हैं। वो ड्यूडिनल एट्रीजिया है तो इसका मतलब है कि डिस्टल पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम ठीक होगी, तो इसमें ड्यूडिनोस्टोमी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो सर्जरी है तो स्टोमी का मतलब है ओपनिंग जो हम क्रिएट कर देते हैं, और ड्यूडिनो इसमें avoid the excision of pancreatic tissue because we can injury the pancreatic duct. Avoid the removal of pancreatic tissue ring because common bile duct and pancreatic duct injured। ठीक है। अच्छा, तो बेस्ट ये है कि पेंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट को हम इंटेक नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से इसको सेफ रखने के लिए ड्यूडिनोस्टोमी करते हैं या ड्यूडिनोजुजिनोस्टोमी कर देते हैं। अब कभी कभार कंजेनिटल एब्नॉर्मली इस तरह होता है कि ये ड्यूडिनम है, तो इस ड्यूडिनम के साथ एक और ट्यूब बनता है, इसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ ड्यूडिनल डुप्लीकेशन सिस्ट, ड्यूडिनल डुप्लीकेशन सिस्ट, और इसके लिए जो ड्यूडिनम है तो इसके एक्सcision कराता है, तो ये भी लिख लें। अच्छा, अगर ड्यूडिनल स्टेनोसिस में और ऑब्स्ट्रक्शन में, ड्यूडिनल एट्रीजिया और ऑब्स्ट्रक्शन में फ़र्क ये है कि ड्यूडिनल एट्रीजिया में डिस्टल पार्ट में कुछ ना कुछ एयर नज़र आएगी, स्टेनोसिस में तो कंप्लीटली ब्लैक ये ड्यूडिनम नहीं होता, और ऑब्स्ट्रक्शन जो एट्रीजिया में है तो उसमें कंप्लीटली ब्लैक है। अच्छा, तीसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, अगर ये लिखते हैं तो ये भी लिखते हैं, ड्यूडिनल डुप्लीकेशन सिस्ट, सिस्टिक डुप्लीकेशन ऑफ ड्यूडिनम। अगर एक और ट्यूब यहाँ पे बन जाए, ये ड्यूडिनम को कंप्रेस करे, तो इसकी वजह से फिर ये हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे। रियर, ये रियर कंडीशन में होता है, सिस्टिक डुप्लीकेशन ऑफ ड्यूडिनम में कंप्रेस ड्यूडिनम, और इसके लिए जो सर्जरी करते हैं तो एक्सcision ऑफ ड्यूडिनल सिस्ट। ये जो सिस्ट है, ये जो डुप्लीकेशन है, तो फिर ये हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे, इसकी एक्सcision कर देंगे। अच्छा, एक एनामली है जो लार्ड बैंड, तो इसकी वजह से भी ड्यूडिनम कंप्रेस हो सकती है। लार्ड बैंड माल रोटेशन ऑफ मिडगट होती है ड्यूरिंग गेस्टेशन 8 to 10th वीक में, तो समटाइम इन माल रोटेशन इसमें क्या होते हैं, इसमें कनेक्टिव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लाइक स्ट्रिंग बनते हैं,
इस तरह ये ड्यूडिनम है और माल रोटेशन ऑफ द इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सीकम है, सीकम के साथ अपेंडिक्स अटैच होती है। अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होते हैं। अगर उसकी एक एंड इस तरह ब्लाइंड है तो फिर इसका मतलब है कि ये अपेंडिक्स है, तो इस तरह ही पहचानेंगे। इसके साथ कभी कभार फाइब्रस टिश्यू, इस तरह एबनॉर्मल फाइब्रस टिश्यू बनते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, और सीकम से और यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल है, तो इन दोनों के दरमियान ये अटैच होते हैं। इसको लॉर्ड बेंड्स कहते हैं और ये लॉर्ड बेंड्स ड्यूडिनम को कंप्रेस कर सकता है। ठीक है। अच्छा, फाइब्रस टिश्यू लाइक टाइट स्ट्रिंग, ये रस्सी की तरह होता है, फॉर्म बिटवीन सीकम या कनेक्ट सीकम एंड एब्डोमिनल वॉल। ओवर द ड्यूडिनम, तो ये ड्यूडिनम के ऊपर है, तो अगर ये ड्यूडिनम को कंप्रेस करे तो इसको ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन इसकी वजह से होती है, तो मे लीड टू ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये ड्यूडिनम की एबनॉर्मेलिटीज थे। अब ड्यूडिनम के साथ क्या है, लीवर है, पेंक्रियास है और स्प्लीन है। तो आज हम पेंक्रियास की फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, कल से हम इसकी एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये सी शेप हमारे पास क्या है, ड्यूडिनम, और ड्यूडिनम में हमारे पास पेंक्रियास पड़ा है लेफ्ट साइड पे, इस तरह हेड ऑफ पेंक्रियास एंड टेल ऑफ पेंक्रियास। ठीक है। राइट साइड पे क्या है, लीवर है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, स्प्लीन है। ठीक। अब देखो, ये हमारे पास, ये हम डिवाइड करते हैं कितने हिस्सों में, 4। तो ये बॉडी है, ये हेड है, और ये नेक है, ये बॉडी है, और ये टेल है। ठीक है। अब हेड की ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, हम ड्यूडिनम को डिवाइड करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तक क्या है, फोरगट, और बाद में मिडगट। यहाँ पे हमारे पास 2 आर्टरी की सप्लाई होगी, मतलब एक मिडगट की और एक फोरगट की। तो फोरगट की वो कौन सी आर्टरी है जो हेड ऑफ द पेंक्रियास को सप्लाई कर देती है, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। सुपीरियर, तो यहाँ पे एक आर्टरी है सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल artery. It is the branch of our gastroduodenal artery. Our gastroduodenal artery is the branch of common hepatic artery. Our common hepatic artery is the branch of celiac trunk. Our celiac trunk supply फोरगट। तो इसका मतलब है कि ड्यूडिनम के अपर पार्ट को भी सप्लाई कर देती है और हेड ऑफ पेंक्रियास को भी। तो ये सुपीरियर पेंक्रियाटिको आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, और सीलियक ट्रंक इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एवोटा। Abdominal aorta. Abdominal aorta arise from
वेंट्रिकल, ये हार्ट है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलते हैं एओर्टा, तो फिर असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा, तो फिर थोरेसिक एरिया में थोरेसिक एओर्टा और फिर इसकी कंटिन्यूएशन एब्डोमिनल एओर्टा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला है। अब दूसरा जो हमारे पास है, तो फिर इसका मतलब है कि एक आर्टरी, ये तो सीलिएक ट्रंक की थी फोरगट की, दूसरा कौन सी आर्टरी है? इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, और इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक नहीं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ फोरगट की सीलिएक ट्रंक की। हमारे पास मेन ब्रांचेस कितने हैं? 3, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी। तो स्प्लीनिक आर्टरी तो फोरगट को सप्लाई कर देती। इंफीरियर तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कहाँ से अराइज है? एब्डोमिनल एओर्टा से। ठीक है, अब नेक, बॉडी और टेल को सप्लाई कर देते हैं कौन सी आर्टरी? पेंक्रियाटिक आर्टरी, और पेंक्रियाटिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ पेंक्रियाटिक आर्टरी, और पेंक्रियाटिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। अच्छा, द लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ द सीलिएक ट्रंक इज स्प्लीनिक आर्टरी, और स्प्लीनिक आर्टरी की जो हमारे पास एक है पेंक्रियाटिक आर्टरी, पेंक्रियाटिक आर्टरी सप्लाई कर देती है नेक, बॉडी और टेल को। ठीक है, अब ये तो इसकी ब्लड सप्लाई थी। ठीक है, अब इसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये स्प्लीन्स है, तो यहाँ से जो सीलिएक ट्रंक से निकले हैं तो ये स्प्लीन तक सप्लाई कर देते हैं, बीच में ये पेंक्रियास को भी ब्लड सप्लाई कर देती है। अच्छा, तो फिजियोलॉजी ऑफ पेंक्रियास, हमारे पास पेंक्रियास जो है, पेंक्रियास में हमारे पास एक होते हैं एंडोक्राइन सेल, एक होते हैं एक्सोक्राइन सेल। एक्सोक्राइन सेल एंजाइम बनाते हैं, एंडोक्राइन सेल हमारे पास हार्मोन बनाते हैं। एंडोक्राइन सेल को आइसलेट्स ऑफ लिंगरहान या आइसलैंड ऑफ लिंगरहान कह सकते हैं, आइलैंड्स ऑफ लिंगरहान। तो पेंक्रियास में हमारे पास होते हैं पेंक्रियास, एंडोक्राइन सेल, लेस देन 5% हमारे पास क्या होते हैं? आइलैंड ऑफ लिंगरहान। तो एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल वो होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। तो ये एंडोक्राइन सेल लेस देन 5% ऑफ पेंक्रियाटिक सेल, लेस देन 5% हमारे पास होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सेल को हम कहते हैं आइलैंड्स ऑफ लिंगरहान, आइलेट्स ऑफ लिंगरहान। लिंगरहान ने डिस्कवर किया था तो उसका नाम दिया है, या आइलैंड ऑफ लिंगरहान। इसमें मेन टाइप की कौन कौन सी सेल आइलैंड ऑफ लिंगरहान में होती है? सेल्स, हाँ कौन, और दूसरी डेल्टा और एफ सेल। तो एक होते हैं अल्फा सेल, अल्फा सेल ये सेकंड अबंडेंट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट। और दूसरा हमारे पास क्या है? बीटा सेल, ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट, ये ग्रेटर देन 60%। और तीसरा डेल्टा सेल, और चौथा एफ सेल,
ठीक है। अल्फा सेल हमारे पास बनाते हैं कौन से हार्मोन? ग्लूकागॉन। तो ये हार्मोन बनाते हैं ग्लूकागॉन। और बीटा सेल बनाते हैं इंसुलिन। और डेल्टा सेल बनाते हैं सोमेटोस्टेटिन। और एफ सेल बनाते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक। अब ये ग्लूकागॉन हमारे पास क्या करते हैं? हाँ, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और इंसुलिन क्या करते हैं? रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल। और सोमेटोस्टेटिन कौन से हार्मोन? इंसुलिन या ग्लूकागॉन? दोनों। तो इनहिबिट ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। एफ सेल का काम क्या है? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इनहिबिट एक्सोक्राइन सेल। इनहिबिट एक्सोक्राइन सेल। ठीक है। अच्छा, दूसरे इसमें पेंक्रियास में कौन से सेल है? क्या? एसिनाई। यस। तो एसिनाई क्या बनाते हैं? पेंक्रियास का काम क्या है? हाँ, तो एंजाइम बनाते हैं एसिनाई सेल, एसिनार सेल। तो दूसरा हमारे पास है एसिनार सेल। ये एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन सेल। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या फर्क है? और इस तरह ग्लैंड नहीं है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो। ये एक्सोक्राइन में हमारे पास एक्सोक्राइन की अपने डक्ट होती है और एंडोक्राइन अपने सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में करता है। और जिसके पास अपने डक्ट हो तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब एसिनार सेल हमारे पास ज़्यादातर 5% से कम आइलैंड्स ऑफ लैंगरहान है। तो बाकी क्या है? एसिनार सेल और डक्टुलर सेल। तो एसिनार सेल हमारे पास मेक most of the weight of pancreas। और इसका एसिनाई का काम है सिक्रीशन ऑफ NaCl एंड एंजाइम। एंजाइम में हमारे पास अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, लाइपेज लिपिड के लिए। 80% ऑफ द लिपिड डाइजेशन अकर बाई पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो पैंक्रियास न हो तो फिर लिपिड की डाइजेशन होगी नहीं। और प्रोटीन। तो मतलब जितने भी हम या तो हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक में लेंगे या लिपिड या प्रोटीन। ठीक है, बाकी तो नहीं। अच्छा, तो इन सारों के लिए यहाँ पे क्या है? एंजाइम है। अब ये हमारे पास ये एंजाइम कब सिक्रीट कर देती है? तो स्टिमुलस इसके लिए क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन। और दूसरा एसिटाइल कोलिन। तो स्टिमुलेटेड बाय, इसमें लिख ले कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन CCK
और CCK ये साइक्लिक AMP को इंक्रीज कर देता है। साइक्लिक AMP है द सेकंड मैसेंजर थ्रू साइक्लिक AMP और एसिटाइल एंड एसिटाइल कोलिन ECH। ECH का मतलब है एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन एक्टान SNR सेल। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर एंजाइम की सिक्रीशन होगी। बाइकार्बोनेट सिक्रीट होते हैं डक्टुलर सेल से। मतलब अच्छा, एक तो ये है कि इसके लिए CFTR चैनल होता है, तो इसके थ्रू इसके लिए सिक्रीशन हो सकती है। तो वहाँ पे जब क्लोरीन की सिक्रीशन होगी तो क्लोरीन पैरासेलुलर अपने साथ सोडियम लेके आता है, और ये इसकी वजह से। अच्छा, इसके लिए तीसरा जो टाइप है तो वो डक्टुलर सेल है। लेना पिक्चर वाले बेगू प्राण सकते हैं इनको। तीसरा हमारे पास है डक्टुलर सेल। डक्टुलर सेल, अच्छा, ये सिक्रीट कर देते हैं क्या? ये सिक्रीट कर देते हैं सिक्रीट बाइकार्बोनेट एंड एब्जॉर्ब Cl। ठीक है, देखो पहले इसकी पेंक्रियास की स्ट्रक्चर को देखें तो फिर आसान है। हमारे पास ये पेंक्रियास है, ठीक। पेंक्रियास में छोटे छोटे एसिनाई आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस ये ज़्यादातर टेल ऑफ पेंक्रियास में होते हैं। तो ये क्या है? स्मॉल एरिया नोन एज आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। इसमें हमारे पास फिर बाकी जो सेल्स है तो वो क्या है? SNR सेल। बाकी क्या है? ये SNR सेल है, और फिर इसके साथ डक्ट है, एक मेन छोटे छोटे डक्ट है। इस तरह सोचे कि ये एसिनाई बंच ऑफ ग्रेप है, बंच ऑफ ग्रेप। तो ये हमारे पास एक दाना है, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, ये क्या है? एसिनाई है। एसिनाई से तो एक स्मॉल डक्ट आ गई है। हाँ, इसको गौर से देखें, एक एसिनाई से एक ये डक्ट आ गई है। ये क्या है? एसिनाई। ये बंच इस तरह, जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है ना, तो इस तरह ये है। ये एसिनाई है। एसिनाई में एसिनार सेल है। इसमें क्या है? एसिनार सेल है। इससे एक डक्ट आ गई है छोटा सा, और इस डक्ट का नाम क्या है? इंटरक्युलेटेड डक्ट। इंटरक्युलेटेड डक्ट। एक डक्ट इससे आ गई है, एक डक्ट इससे। ठीक है, इस तरह और भी इस तरह की एसिनाई है। तो उन्होंने मिलके क्या बनाया? ये इस तरह एक एसिनाई है। तो ये लूब्यूल है, एक लोब की डक्ट एक जगह पे मिल गई है। तो इंटरक्युलेटेड डक्ट ने क्या बनाया? इंट्रा लूबुलर डक्ट। इस लोब में इसकी जो इस तरह एक लोब है, ये एक लोब है, और इस तरह ये दूसरा लोब है एसिनाई की। तो इन लोब इसकी एक एसिनाई के एक डक्ट को इंटरक्युलेटेड डक्ट कहते हैं। फिर इनकी जो डक्ट एक दूसरे से मिलके क्या बनाते हैं? इंटरलूबुलर डक्ट, इंट्रालूबुलर डक्ट। ठीक है, अब यहां से तो एक एसिनाई की एक लूब्यूल की डक्ट है, यहां पे भी एक लूब्यूल है। ठीक, और इस लूब्यूल की भी डक्ट है, स्मॉल इंटर
इंटरकिलेटेड डक्ट, ये इंटरकिलेटेड डक्ट है, और ये मिलकर क्या बनाता है, ये तो हमारे पास है इंटरकिलेटेड डक्ट, और उन्होंने क्या बनाया, इंट्रा लूबुलर डक्ट। मतलब इसको, एक को हम एसिनाई कहते हैं और इसके ये जो बंच है तो इसको हम लूब्यूल, एक लोब, तो एक लोब की डक्ट को इंट्रा लूबुलर, ये लोब के अंदर है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इस तरह बहुत सारे एसिनाई और इस तरह लूब्यूल, तो ये क्या बनाते हैं, जब इंट्रा लूबुलर डक्ट एक दूसरे से मिल जाए तो फिर इंटर लूबुलर डक्ट बनाते हैं। अब ये डक्ट लूब्यूल के दरमियान है, जो ये लोब है इनके अंदर, इंट्रा का मतलब है इनसाइड, तो इनसाइड जो डक्ट है तो वो इंट्रा लूबुलर है। अब इन दोनों लूब्यूल के दरमियान जो डक्ट है तो इसका नाम क्या है, इंटर लूबुलर डक्ट। तो ये क्या है, इंटर लूबुलर डक्ट। अच्छा, और ज़्यादा जो इंटरलूबुलर डक्ट है तो ये क्या कर देते हैं, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में अपना सिक्रीशन डाल देते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, और यहाँ पे क्या है, इंटरलूबुलर डक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डक्टुलर सेल है, वो सिक्रीट कर देते हैं क्या, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस और Cl। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास CFTR एक्सचेंजर है, वहाँ पे चैनल थे, चैनल में अगेंस्ट यहाँ पे एक्सचेंज होती है, माइनस कार्बोनेट माइनस है, बाइकार्बोनेट को सिक्रीट कर देते हैं ल्यूमन में और Cl एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो ये गैस्ट्रिक एसिड हमारे पास है, या गैस्ट्रिक जूस, वो एसिडिक पीएच है उसकी, एसिडिक, और इसमें बाइकार्बोनेट यहाँ पे सिक्रीट होगी तो इसकी वजह से इसकी पीएच बेसिक पीएच है। तो पेंक्रियास की, पेंक्रियाटिक जूस की पीएच क्या है, बेसिक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट का नाम क्या है, दूसरा नाम इसका क्या है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट का, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, इसका दूसरा नाम है डक्ट ऑफ वर्सन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सेसरी डक्ट है, ये कहाँ पे ओपन होती है, ये ड्यूडिनम है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में। यहाँ पे एक और डक्ट भी है, एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है, एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। अच्छा, ये है एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट का नाम क्या है, एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ सेंटोरेनी, डक्ट ऑफ सेंटोरेनी। अच्छा, ये रिमूव कर दो, ठीक है। अब ये आपको याद है ना, एक एसिनाई के डक्ट को इंटरकिलेटेड डक्ट, इंटरकिलेटेड डक्ट से बनते हैं इंट्रालूबुलर डक्ट, और फिर इंटरलूबुलर डक्ट और इंटरलूबुलर मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में अपना सिक्रीशन डालती है। अच्छा, तो ये हमारे पास डक्ट ऑफ सेंटोरेनी है, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे ड्यूडिनम में जो ये इसकी ओपनिंग है तो इसको कहते हैं मेजर पेपिला ऑफ द ड्यूडिनम, मेजर पेपिला ऑफ ड्यूडिनम। ये क्या है, मेजर पेपिला ऑफ ड्यूडिनम।
और ये क्या है, माइनर पेपिला। अब ठीक है, इसको, ये हमारे पास पेंक्रियास है, ठीक है, और यहाँ से इसकी मेन डक्ट आ गई है और ये ड्यूडिनम है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास है लीवर और इसके साथ साथ क्या है, गॉल ब्लैडर। तो लीवर की पाल्सीपाम लिगामेंट, लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक, दोनों मिलकर क्या बनाता है, कॉमन हेपेटिक। और इसकी डक्ट, गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक और कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट इस तरह, इसके साथ ये, ठीक है। अब ये इस तरह है। अब देखो, इसका नाम है कॉमन लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और इसका नाम क्या है, राइट हेपेटिक डक्ट, और इसका नाम क्या है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, और इसका नाम सिस्टिक डक्ट, और इसका नाम क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, और इसका नाम क्या है, पेंक्रियाटिक डक्ट, और इसका नाम क्या है, एम्पुला ऑफ वेटर। स्पेस को कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, डायलेटेड स्पेस को, लेकिन इस डक्ट को, डक्ट सेगमेंट को हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। तो दोनों की एक जगह पे ओपन है। तो सेकंड पार्ट ऑफ ये क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, और इसको कहते हैं, अच्छा ये ब्लैक से हम लिखेंगे कि ये क्या है, एम्पुला ऑफ वेटर। ये पेंक्रियाटिक डक्ट को देखे, उसको देखे, फिर ये स्पेस डायलेटेड है तो डायलेटेड स्पेस को एम्पुला ऑफ वेटर। और ये सेगमेंट जो है, ये डक्टुलर डक्ट सेगमेंट जो है, तो इसका नाम है हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलर स्मूथ मसल इस तरह स्पेंक्टर है, और स्पेंक्टर का नाम क्या है, स्पेंक्टर ऑफ ऊडी। तो ये क्या है, स्पेंक्टर ऑफ ऊडी, ठीक है। अब अच्छा, अगर कॉमन बाइल डक्ट हमारे पास ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो, तो इसका मतलब है, ये हम इस तरह ड्रा करते हैं, लेकिन ये पेंक्रियास को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। या गॉल ब्लैडर में है या कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, और ये स्टोन आ जाए इधर, स्टक हो जाए, कहाँ पे, यहाँ पे ये स्टक हो जाए स्टोन, तो इसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है। तो अब या ये ब्लॉक करे इस तरह, ये ब्लॉक है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक है, तो बाइल की सिक्रीशन और पेंक्रियाटिक एंजाइम की सिक्रीशन होगी, बिल्कुल नहीं। क्यों, किधर से, ये कंप्लीटली ब्लॉक है। ये एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट, एक्सेसरी का मतलब है जो हेल्प कर देती है। तो एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कुछ न कुछ पेंक्रियास के एंजाइम ड्यूडिनम में सिक्रीट होगी, लेकिन और बाइल के लिए तो नहीं है। कौन सी, ये तो जब ये तो अलग है ना,
एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट में ये कभी कभार ऐसा ऐसे आ रहा है होता है, कभी इस स्ट्रेट, तो इसकी सिक्रीशन जिस तरह एसिनाई में ये जूस बन जाए, ये एंजाइम बन जाए, तो पेंक्रियाटिक जूस यहाँ पे सिक्रीट होते हैं और फिर ये आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में। तो स्मॉल अमाउंट यहाँ पे एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट में जाते हैं और कहाँ पे सिक्रीट होते हैं? ड्यूडिनम में। तो ड्यूडिनम में इसके लिए माइनर पेपिला है, इसके मेजर पेपिला है, ये ओपनिंग सिंपल है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की वजह से कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक ट्रैक्ट और पेंक्रियास तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इसके मसले की वजह से इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है पेंक्रियास की, तो इसका पेंक्रियाटाइटिस। तो कल से हम इंशाल्लाह इसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ है तो वो हम पढ़ लेंगे।